हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया? अपन ने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन समझी। इससे पहले अपन ने क्या देखा? इससे पहले अपन ने एक बात देखी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इससे कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। अब यहाँ 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितना है? तो ये 6 बॉन्ड एंगल हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। 3 तो ये हैं। ठीक है, ये इस तरह से हैं, जैसे कार्बन ये आगे की तरफ, ये आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ, जैसे ट्राइपॉड का स्टैंड होता है, बिल्कुल वैसे। तो ये दोनों, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। और टेट्राहेड्रल में जो फोर्थ लेंथ होती है ऊपर की तरफ, ये इन तीनों के साथ 109 डिग्री। तो 109 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 6 होते हैं sp3 कार्बन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अगर मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 होगा ट्राइगोनल प्लेनर, वहाँ बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और यहाँ 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 3। सिमिलरली मेरे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल होएगा यहाँ पर? 1। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, और इस तरह के 6 बॉन्ड एंगल होंगे। sp2 में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, और इस तरह के 3 बॉन्ड एंगल होंगे। और sp में 180 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? जितने sp3 कार्बन एटम है उसका 6 टाइम्स। 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे? जितने sp2 कार्बन एटम्स हैं उसका 3 टाइम्स। और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? जितने sp कार्बन एटम है उसका 1 टाइम। आगे बात समझ में? तो इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 120, 109 एंड 180 डिग्री इन फॉलोइंग। तो यहाँ पर अपन ने सबका हाइब्रिडाइजेशन देखा। इस फर्स्ट वाले ने 4 सिग्मा का फॉर्मेशन किया तो sp3, यहाँ 2 सिग्मा तो sp, यहाँ 2 सिग्मा तो sp, यहाँ 3 सिग्मा तो sp2, यहाँ 3 सिग्मा तो sp2, यहाँ 4 सिग्मा तो sp3, और यहाँ 4 सिग्मा तो sp3। तो 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल क्या होता है? जितने sp3 कार्बन एटम होते हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जितने sp3 कार्बन एटम है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें। तो sp3 कितना है? 1, 2 एंड 3। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। इसका मतलब 109 डिग्री के यहाँ पर 18 बॉन्ड एंगल है। 120 डिग्री की कैसे कैलकुलेट करोगे बॉन्ड एंगल? नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम मल्टीप्लाई बाई 3। तो sp2 के कितने एटम है इसमें? 2। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6। और फाइनली बॉन्ड एंगल 180 डिग्री वाला कैलकुलेट करेंगे तो जितने sp कार्बन होंगे उतने ही 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं। तो sp कार्बन एटम को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो sp कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ने 109 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं ये कैलकुलेट करना सीखा। समझ आती है बात आपको? ओके, हो गया पॉइंट नोट। अब अगला पॉइंट समझते हैं। सामने ध्यान दे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, ये होता है लीनियर।
और जो एक लाइन होती है ना, वो एक प्लेन में भी होती है। लाइन जो होती है वो किसी न किसी एक प्लेन में होती है। तो लीनियर स्पीसीज हमेशा प्लेनर भी होगी। लीनियर स्पीसीज क्या होगी? प्लेनर भी होगी। एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यह आता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये पूरी की पूरी एक प्लेन में होगी। अब यहां तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है, मतलब बॉन्ड है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो अगर पूछा जाए कि प्लेनर एटम कौन कौन से हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले भी प्लेनर होते हैं, ठीक है, और sp2 वाले भी प्लेनर होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि इनमें से लीनियर एटम कौन कौन से हैं, तो केवल sp वाले एटम देखना है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले। sp3 कैसा होता है? sp3 वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो होता है वो नॉन प्लेनर स्पीसीज होती है। क्या होती है? नॉन प्लेनर, एक प्लेन में नहीं होती वो। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी एटम sp3 एटम है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, प्रेजेंस ऑफ एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम मेक मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। समझ गए बेटा इतना? सेकेंड पॉइंट, अब जैसे इस एटम से कोई एटम बॉन्ड बना रहा है, इस एटम से कोई एटम बॉन्ड बना रहा है, तो वो इसी प्लेन में आके बॉन्ड बनाएगा। यहां से कोई बॉन्ड बना रहा है तो इसी एटम इसी प्लेन में आके बॉन्ड बनाएगा वो। तो कहने का मतलब जो प्लेनर एटम है उससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम भी प्लेनर होगा। प्लेनर से डायरेक्टली अटैच्ड एटम भी प्लेनर होगा। जैसे लीनियर एटम है, मान लो ये एक लीनियर एटम है, अब ये किसी एक एटम से बॉन्ड बना रहा है, मान लो इस एटम से बॉन्ड बना रहा है। अब ये एटम ऐसे हो सकता है, ये एटम ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये ऊपर ने मैं नीचे बना देता हूं उसको, ये ऐसे हो सकता है। अगर इस एटम से बॉन्ड बनाना है तो वो इसी डायरेक्शन में एटम होना चाहिए। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उस डायरेक्शन में है या नहीं है जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो एटम जो बॉन्ड बना रहा है वो तो उसके लाइन में होना चाहिए। जैसे आप किसी से हाथ मिलाओ सामने की तरफ, तो उसका भाई आपका हाथ यूं सामने की तरफ, तो उसका हाथ भी आपके सामने ही आना चाहिए ना। अब हो सकता है उसकी बॉडी सामने की तरफ हो, उसकी बॉडी पीछे की तरफ हो, उसकी बॉडी इधर की तरफ हो, पर हाथ तो इधर ही आएगा ना। अब आपका हाथ इधर है, वो उसका हाथ कहीं और है, तो बॉन्ड बन ही नहीं हाथ मिल ही नहीं पाएगा कभी। तो जिधर आपका हाथ है, अगर वो इसे हाथ मिलाना है तो हाथ को टच करना पड़ेगा, टच करने के लिए इस लाइन में आना ही पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट आता है बेटा कि एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 एटम, sp2 मतलब प्लेनर, विल बी ऑल्सो प्लेनर। मतलब प्लेनर एटम से जुड़ा, डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम भी कैसा होगा? प्लेनर। और लीनियर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम भी कैसा होगा? लीनियर। आप इधर देखो एक बार, जैसे ये एक लाइन है, अब यहां अपन को टच करना है यहां, ठीक है, तो ये एटम जा रहा है उसको टच करने के लिए, टच करने के लिए, टच करने के लिए। तो आप देखो जिस डायरेक्शन में ये था उस डायरेक्शन में उसको आना पड़ा, नहीं आना पड़ा? बताओ। ऐसा हो सकता है कि ये ब्लू वाला इधर चला जाए और अब वो टच कर लिया उसको, नहीं हो सकता ना यार। तो इसका मतलब वो अगर ये लीनियर है तो लीनियर से जो डायरेक्टली जुड़ेगा वो भी उसी लाइन में होगा, ठीक है। मैं इस मॉलिक्यूल के सारे एटम की गारंटी नहीं लेता, जो डायरेक्टली अटैच है उसकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। इससे जो बाकी एटम जुड़े हैं वो हो सकता है उस लाइन में हो,
जैसे अगर ऐसा होगा तो उस लाइन में ही है, और अगर ऐसा है तो उस लाइन में नहीं है। तो बाकी एटम की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्टली अटैच्ड एटम की बात कर रहा हूं। लीनियर से डायरेक्टली अटैच्ड लीनियर होगा, प्लेनर से डायरेक्टली अटैच्ड प्लेनर होगा। सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन एटम आर लीनियर और प्लेनर इन फॉलोइंग। ठीक है, जैसे अपन तो लीनियर की बात कर लेते हैं, क्या प्लेनर की बात करें, क्योंकि लीनियर प्लेनर तो होता ही है। अब ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp कैसा होता है, प्लेनर। ये कार्बन भी sp है, ये भी सॉरी लीनियर, ये भी लीनियर। ये दोनों तो लीनियर थे। लीनियर से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन वो भी कैसा होगा, लीनियर। लीनियर से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन वो भी कैसा होगा, लीनियर। समझ गए क्या? किसी को यूं तो नहीं लग रहा सर यहां तो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, वो तो लिखने का तरीका है इस तरह से। इसका मतलब यहां एक लाइन में कितने कार्बन एटम हैं, 4 कार्बन एटम है। 2 तो डायरेक्ट है और 2 लीनियर से डायरेक्टली अटैच होने की वजह से लीनियर है। क्या ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है क्या? अरे बेटा होल मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है? नॉन प्लेनर। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में क्यों नहीं है? हाइड्रोजन एटम नहीं है प्लेन में, हाइड्रोजन एटम बाहर की तरफ है। तो ये तो एक पॉइंट लिखा है ना अपन ने यहां पर, देखो फर्स्ट पॉइंट कि अगर प्रेजेंस ऑफ एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम मेक द मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। समझ गए क्या? इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट प्लेनर मॉलिक्यूल, कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो ये प्लेनर sp2 प्लेनर, sp2 प्लेनर, प्लेनर से डायरेक्टली अटैच प्लेनर। सही बात है। और ये भी sp2, ये सारे ही कैसे हैं, sp2 है। जब सारे ही sp2 है तो क्या होंगे, प्लेनर ही होंगे। यहां प्लेनर प्लेनर, अरे ये क्या आ गया बीच में, ये ठीक है। ये पूरा का पूरा ये sp3 एटम, और sp3 एटम क्या प्लेनर है? नहीं होता, वो तो नॉन प्लेनर बना देता है मॉलिक्यूल को। ठीक है, आगे ये भी प्लेनर, ये sp2 sp2, ये sp sp। अरे sp कैसा होता है, लीनियर। लीनियर कैसे होते हैं, प्लेनर। तो ये यहां तो सारे एटम ही प्लेनर हैं, यहां भी सारे एटम प्लेनर या लीनियर हैं, लेकिन यहां पर सारे एटम प्लेनर नहीं है। तो आप ये नोट करो बेटा। प्लेनर से डायरेक्टली अटैच प्लेनर होता है तो लीनियर तो होता ही है। सारे लीनियर एटम प्लेनर होते हैं, पर सारे प्लेनर एटम लीनियर नहीं होते हैं।
CH3 तो sp3 है ना बेटा। हाँ हाँ, ये इस तरह से है ना, ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक हाइड्रोजन इधर है। आप सुनो बेटा, सामने देखो, ये इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसका मीनिंग समझा देता हूं। इसे अपन बोलते हैं वेज। ये पोजीशन होती है वेज, नहीं सॉरी, ये तो है डैश, डैश दिख ही रहा होगा। इस पोजीशन को बोलते हैं डैश पोजीशन और इसे बोलते हैं वेज पोजीशन। ठीक है, वेज का मतलब है ये आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ, और डैश का मतलब है ये पीछे की तरफ है। जैसे अगर मैं इस ये जो टैबलेट की स्क्रीन है, अगर मैं इसे एक प्लेन मानूं, तो इसे अगर मैं बोर्ड मानूं, तो ये जो डार्क लाइन से बना है ना वेज, ये तो आपकी तरफ है, और जो डैश से बना है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है। एक बोर्ड से बाहर की तरफ, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, आपकी तरफ। एक बोर्ड के अंदर की तरफ है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये कहां है? ये बोर्ड में है। अरे कहां पर है ये दोनों? ये बोर्ड पर है। तो ये बोर्ड पर हो गया, ये आगे की तरफ हो गया, ये वाला पीछे की तरफ हो गया। अरे समझे क्या? तो मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ क्या? अरे नहीं हुआ ना, क्योंकि एस पे आउट ऑफ प्लेन हो गया दो एटम। तो ये क्या है? नॉन प्लेनर, इस तरह से। हाँ, कार्बन एटम तो है ना इसके प्लेन में, कार्बन एटम तो इसके प्लेन में, ये कार्बन एटम भी उसके प्लेन में है, ये हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम तो उसके लाइन में है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम उसके प्लेन में है। एक सेकंड, एक सेकंड, इधर इधर देखते हैं सामने, सुनो सुनो सुनो। ये जो कार्बन एटम है ना, जैसे कार्बन एटम है CH4 लेट सपोज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन। वैसे मैं ये आगे बताने वाला था, पर मैं अभी बता देता हूं, चलो। ये दोनों हाइड्रोजन एटम तो क्या है? ये तो है इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ कार्बन। ये तो कार्बन के प्लेन में ही है। ये कहां है? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन ऑफ कार्बन। और ये क्या है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, आपसे दूर, आपसे दूर तो बोर्ड के अंदर की तरफ है फिर ये। अरे सही बात है ना, तो ये आ जाएगा इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन ऑफ कार्बन। इसे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वेज पोजीशन, वेज पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं? डैश पोजीशन। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? 3D रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये नोट कर लो, चलो एक एक्स्ट्रा करके लिख लो यहां। एक्स्ट्रा वैसे बहुत काम का है ये आइसोमेरिज्म में आएगा। कौन सा वाला? ऊपर वाला लिख लो ना, ये अभी रहने दो, ये इधर वाला तो चाहो तो कर लो नोट, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बड़ा सा बना लेना मॉलिक्यूल को, ताकि लिखने में इजी रहे।
हाँ, डैश पोजीशन। तो एक प्लेन में कितने एटम है? 3 एटम। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। एक प्लेन में कितने एटम है? 3 एटम। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। बाकी 2 हाइड्रोजन में से एक आउट ऑफ प्लेन है, एक इनसाइड द प्लेन है। आपको फॉर्म करके दिखाऊं क्या? समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में इजीली यार। ये इस तरह से आप चाहो तो देखना चाहो तो देख लो एक बार। देखो, ये बीच वाला सेंटर वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तो इस प्लेन में है। ये ग्रीन वाला आपकी तरफ है। अरे दिख रहा है क्या ग्रीन वाला? दिस इज वेज पोजीशन। और ये एक ब्लैक वाला इनसाइड है, आपसे दूर की तरफ है, तो ये डैश की तरफ हो गया। इस तरह से होगा, इस तरह से। अरे समझ गए क्या भाई? ये 3 एक प्लेन में हो गए, ये आपकी तरफ हो गया, ये आपसे अंदर की तरफ हो गया, ऐसे। चलो नेक्स्ट लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे हो गया क्या नोट यार? अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप सामने ध्यान देना, स्ट्रक्चर के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन स्ट्रक्चर, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर, एक होता है क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है ना? एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। क्लोज को मोहित अपन बोलते हैं साइक्लिक, ओपन को अपन बोलते हैं असाइक्लिक। क्लोज को साइक्लिक, ओपन को असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं हो। इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं एलिफेटिक। क्या होता है? एलिफेटिक। अब जो साइक्लिक होते हैं ना, साइक्लिक, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो जैसे ये एटम हो गया, और एक जैसे ये एटम हो गया। इसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग में सारे एटम एक जैसे हैं, मतलब सारे एटम कार्बन है। नहीं, रिंग के अंदर, बाहर कार्बन है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग में सारे एटम कार्बन है कि नहीं है। ये होमोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक। क्या है ये? हेटेरोसाइक्लिक।
मतलब रिंग में कार्बन के अलावा भी अगर एटम है तो उसे हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। समझ आ गई बात। ये जो ओपन वाले होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होता है अनसैचुरेटेड। समझ में आया क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक? समझ में आया आपके? ठीक है। तो ओपन, एलिफेटिक, एसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड दो तरह के, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब यहां पर जरूरी नहीं है एल्केनो, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसे बोला जाता है पैराफिनिक बॉन्ड। पैराफिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है, तो निशान ये ओलिफिनिक बॉन्ड है क्या? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं चाहिए मुझे ओलिफिनिक के लिए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये कार्बन कार्बन में नहीं है, तो ये ओलिफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ओके, तो ये तो हो गया ओपन के बारे में। अब क्लोज के बारे में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इन रिंग ओनली कार्बन एटम, इन रिंग एटम अदर देन कार्बन ऑल्सो प्रेजेंट। बराबर है यहां तक? अब ये जो होमोसाइक्लिक होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं एलिसाइक्लिक। अच्छा, ये नया साइक्लिक आया है, पहले दो थे, साइक्लिक, एसाइक्लिक। अब साइक्लिक में एक और आया है, एलिसाइक्लिक। सर ये क्या होता है? अगर अपनी जो रिंग है उसमें एक भी sp3 एटम है, अगर अपनी रिंग में एक भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो वो एलिसाइक्लिक होगा। ठीक है, और मतलब रिंग नॉन प्लेनर अगर है तो, अरे sp3 का मतलब नॉन प्लेनर हो जाएगी ना। और अगर अपने रिंग में सारे के सारे एटम प्लेनर हैं, प्लेनर कब हो सकते हैं? जब या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो या sp2 हो। तो एरोमेटिक कब होगा? जब प्लेनर होगा, नो sp3। यहां sp3 नहीं होगा, sp3 नहीं होगा तो एरोमेटिक होगा, और sp3 अगर होगा तो एलिसाइक्लिक होगा। ठीक है, ऐसे ही हेट्रोजीनियस भी दो टाइप के हो सकते हैं, वही एलिसाइक्लिक और साइक्लिक। समझ आ गई बात? एलिसाइक्लिक का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए यहां पर। ठीक है, और यहां प्लेनर मतलब नो sp3। अरे समझे क्या? चलो, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूं आपको। ये जो पहला एग्जाम्पल है कैसा है? साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक। अब साइक्लिक में दो तरह का हो सकता है, या तो एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, या तो एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। अच्छा, इसमें कोई sp3 एटम है क्या? तीनों ही एटम sp3 है। अरे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, 1, 2। बाकी कौन बनाएगा यहां पर? हाइड्रोजन। तो 4 सिग्मा हो गए कि नहीं हो गए वहां पर? sp3 मतलब क्लोज है तो एलिसाइक्लिक, क्लोज है तो एलिसाइक्लिक, क्योंकि sp3 है। ठीक है, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया एक तो। अरे होमोसाइक्लिक समझे क्या? रिंग में सारे एटम कार्बन। ये कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक। ये कैसा है? होमोसाइक्लिक। ये हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, ये तीनों कैसे हैं? होमो की हेट्रो? बस बिल्कुल, गजब गजब। ये हेट्रो नहीं है, होमो है, होमो। ठीक है, होमो, क्योंकि रिंग में सारे एटम कार्बन है। वो जो बाकी एटम है ना कार्बन के अलावा, वो तो बाहर है रिंग के। अरे बाहर कुछ भी हो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिंग में नहीं होने चाहिए। रिंग में अगर कार्बन है तो होमो। ठीक है, इसे बोलते हैं, इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन रिंग।
क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन रिंग। कभी सुना आपने बेंजीन वर्ड? बेंजीन रिंग। अब इसके ऊपर अगर OH लगा है, इसे बोलते हैं फिनोल। इसके ऊपर अगर NH2 लगा है, इसे बोलते हैं एनिलीन। इसके ऊपर अगर CH3 लगा है, इसे बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन। ये तीनों ही क्या है? होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक। और जहां जहां बेंजीन रिंग दिख जाए, मतलब वो कैसे होते हैं? एरोमेटिक। कैसे होते हैं? एरोमेटिक। ठीक है। तो ये मतलब ये एलिसाइक्लिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। चलो, तो आप एक काम करो, इतना नोट कर लो पहले क्लासिफिकेशन में। चलो करो शुरू।
अरे तुम दोनों क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे हंस रहे हो तुम दोनों? भाभी का क्या हो गया भाई? कोई तो जोक आ रहा है इसको याद। हाँ एक बार। कहाँ तक नोट हो गया भाई? ये दीक्षांत थोड़ा सा नोट करता है, पता थक जाता है। फिर रुक जाता है। आप पूरी रात की एनर्जी मुझे रात का पढ़ाई करता हूँ। चलो वो तेरे को बता चलो नोट करो। अब ये कुछ एग्जांपल नोट कर लें आप। एलिसाइक्लिक साइक्लिक ही होता है ना? उसमें बस वो नॉन प्लेनर प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। एक बार आप नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सबको। ये इनके नाम है, जैसे पेरिडियन इसका नाम है, ऑक्सिरियन इसका नाम है।
ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, जिसे THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा का T, हाइड्रो का H और फ्यूरेन का F। और ये इसके साथ में हाइड्रोसाइलिक और आइथेनॉल में ऐसे इंटरेक्शन ऑफ सल्फर ही होगा। हाँ जी बेटा। अरे हुआ क्या इतना नोट? परिधि तो खड़ी हो बेटा, इधर आगे आके बैठ जाए, इधर आगे आप इधर बैठ जाइए आगे। ये चित्रा परेशान कर रहे हैं आपको। हाँ अभी हो गया इतना? पीछे पीछे चले, पीछे चले जाइए आप। हाँ चलो अभी हो गया ना भाई। अब सुनो, जैसे ये सारे एरोमेटिक है क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग है और रिंग में केवल कार्बन एटम है, दैट्स वाई होमोसाइक्लिक। इसमें रिंग में सल्फर है तो हेट्रोसाइक्लिक। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कार्बन sp3 है, यहां पर कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है तो sp3 है, वो तो sp3 है, मतलब ये असाइक्लिक वाला केस होगा। कौन सा होगा? असाइक्लिक। अगर मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा तो ये एलिसाइक्लिक होगा, सॉरी। अरे असाइक्लिक कौन होता है? जो साइक्लिक ही नहीं होता। तो ये ऐसा तो नहीं ना, रिंग तो है ना इसमें, तो ये क्या होगा? एलिसाइक्लिक। ऐसे ही ये भी क्या होगा? अब सबके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन एलिसाइक्लिक होता है, कौन साइक्लिक होता है। ऐसे ही ये बाकी सारे आइटम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखो, फाइंड आउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो निशांत आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा तो सैचुरेटेड कंपाउंड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है? दोनों ही अनसैचुरेटेड है क्या? क्या होता है अनसैचुरेटेड बेटा? ढंग से सुनते तो हो नहीं यार।
कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने हैं, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहां कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा है, सैचुरेटेड। और यहां कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड है, नोट कर लो बेटा, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉलीफेनिक एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड। फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉलीफेनिक एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड। पॉलीफेनिक किसे बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एसिटाइलिनिक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी, बता भाई सुभान बता। हाँ जी, बताना डबल बॉन्ड कितने हैं और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। ट्रिपल बॉन्ड तो एक है, ट्रिपल बॉन्ड एक है और डबल बॉन्ड है दो। बिल्कुल सही है, मुझे सारे डबल या ट्रिपल काउंट नहीं करने, केवल कार्बन कार्बन के बीच के डबल या ट्रिपल काउंट करने हैं। फिजिकल में पहला टॉपिक मोल स्टार्ट करते हैं, है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है, ये तो सिंपल है, मुझे इसमें कुछ खास लग नहीं रहा है, तो सारे सिंपल ही दिख रहे होंगे। चल, हो गया क्या इतना। एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग।
हाँ जी, बता भाई धीरे। इस फर्स्ट वाले में हेट्रो एटम कितने हैं? रिंग रिंग में कितने एटम हैं अदर देन कार्बन? 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 और 3। आपको 2 क्या दिख रहे हैं इसमें? रेगुलर कितने टाइप के? ठीक है, गुड लगा। चलो आगे, इस वाले में बताओ कितने एटम हैं? नहीं, इस वाले कंपाउंड में हेट्रो एटम कितने हैं? अरे रिंग में कितने एटम अदर देन कार्बन है यार? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कोई इतना एक्साइट मत हो, आराम से। अरे कितने एटम है भाई? एक ही तो है यार, देखो ना सामने हो रहा है उसका। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। तो वो जो बीच वाले ऑक्सीजन है वो इस तरह से अटैच है, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। तो अब इस रिंग में तो एक ही कार्बन, एक ही ऑक्सीजन है ना भाई। हाँ, हो गया क्या? चलो अब कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। कार्बन की डिग्री क्या होती है सुनो जरा। कार्बन एटम जितने डिफरेंट कार्बन से अटैच होगा, कार्बन एटम जितने डिफरेंट कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन की डिग्री होगी। नहीं सर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो वो, या डबल से या ट्रिपल से, कोई सा भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन जितने कार्बन से अटैच है वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। अगर कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 3 कार्बन से 3 डिग्री, 4 कार्बन से 4 डिग्री। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खुद की कोई डिग्री नहीं होती, जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन की डिग्री है। मतलब 1 डिग्री कार्बन पे लगे हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन पे लगे हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन पे लगे हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 होते हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 कार्बन से बॉन्ड बनाया, तभी तो 4 डिग्री कार्बन है वो, और कार्बन बॉन्ड भी 4 ही बना सकता है। अरे सही बात है ना, तो फिर हाइड्रोजन तो आएगा ही कहां से वहां। जैसे ये कंपाउंड है, इन गिवन क्वेश्चन फाइंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम। अब अपन डिस्कस करते हैं, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1, दिस इज 1 डिग्री। ये कितनों से अटैच है? 2। ये कितनों से अटैच है? 2, लेफ्ट और राइट। ये कितनों से अटैच है? 2। दिस वन ऑल्सो 2 डिग्री, दिस वन 3 डिग्री, दिस वन 2 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री। कोई डाउट है क्या? ये वाला क्या है? 2 डिग्री। ये वाला क्या है? केवल कार्बन एटम से अटैचमेंट देखना है, केवल कार्बन एटम से, तो 2 कार्बन से, तो दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। समझ में आता है आपको? जैसे ये वाला कार्बन
हाँ जी बेटा, साइड वाले कार्बन नहीं निकालेंगे, ये वाला नहीं साइड में जो है, हाँ निकालो ना, सबके निकालो, क्या फर्क पड़ता है ये लो। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, और भी कोई है, ठीक है, एक और ये रहा, दिस इज 1 डिग्री। अरे आगे क्या बात समझ, ऐसे इसमें काउंट कर लोगे, जैसे इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी है, अरे केवल एक कार्बन से तो अटैच है बस है, तो दिस इज 1 डिग्री। ये कितनों कार्बन से अटैच है, एक और एक 2 डिग्री, इसका भी 2 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, 3 कार्बन से अटैच है, दैट्स वाई 3 डिग्री। ऐसे फाइंड आउट कर लोगे सबका। ये कितनों से अटैच है, 1 2 और ये भी कार्बन है इधर, तो दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री। अरे आगे क्या बात समझ में, बस ये नोट कर लो बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन, जल्दी से नोट करो भाई, तुम टाइम बहुत लगा था नोट में। नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर हाँ जी बेटा, ये 4 डिग्री हाइड्रोजन में जीरो क्या है, 4 डिग्री हाइड्रोजन जीरो होता है। जीरो कैसे, अरे 4 डिग्री हाइड्रोजन जीरो कैसे, जैसे सुन, इस वाले कार्बन को देख, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 4 कार्बन से, है ना, तो अब हाइड्रोजन यहां हो ही नहीं सकता कभी। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। अब 4 डिग्री में 4 कार्बन से बॉन्ड बना तो लिए, तो 4 डिग्री कार्बन पे जगह ही नहीं बची अब। चलो एग्जाम्पल नोट कर लो।
हो गया इतना? कुछ रह भी जाए तो खुद से काउंट कर लोगे आप ये तो, कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिंपल। इसके बाद में नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो भी तो नहीं है यार, नीजा भी तो। लिखा आपने DU, पहले अपन समझेंगे उसे, बस अब डी हेडिंग लिख लें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। चलो अब सामने ध्यान देते हैं। देखो पहले तो मैं DU का फॉर्मूला बता देता हूं, फिर उसका मीनिंग समझाऊंगा। ये है कार्बन +1 कार्बन +1 प्लस नाइट्रोजन, ये बॉन्ड नहीं है, ये माइनस है, प्लस नाइट्रोजन एटम माइनस HX, मतलब माइनस हाइड्रोजन एटम माइनस हेलोजन एटम डिवाइडेड बाई 2। पूरे के नीचे में डिवाइड नहीं है, कार्बन +1 अलग है, तो कार्बन +1 प्लस N माइनस HX अपॉन 2। जैसे मान लो मुझे पूछा हुआ है कि एक कंपाउंड है C5H8, इस कंपाउंड का DU कितना है, तो DU कितना है, तो इसका DU कैलकुलेट करते हैं। कार्बन 5 है, +1 आ गया, माइनस, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन 0 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन तो माइनस आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 आएगा, तो 6 - 2 कितना, 6 - 4 कितना बचा, 2, तो इसका DU कितना आएगा, 2 आएगा। अरे समझे क्या भाई? ठीक है, तो इस तरह से बस जितने जितने एटम है उतने उतने एटम पुट करते जाओ, डिवाइड बाई 2 कर लो यहां पर। अब DU का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपको पता है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन में जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से डबल +2 होता है, डबल +2, ठीक है। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि वर्ड रूट किसे, वो एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा आइडिया तो, थोड़ा सा तो आइडिया है आपको। ठीक है, इधर देखते हैं अपन, इधर कहीं लिखा होगा, ये पता नहीं कहाँ गया, ये रहा। ये देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, फिर इसे सेप्ट बोलते हैं। सेप्ट, हेप्ट तो बहुत रेयर बोलते हैं, सेप्ट ही बोलते हैं इसे, हिंदी में 7 बोलते हैं उसे, 7 यानी सेप्ट, ठीक है, सितंबर। तो फिर ये ऑक्ट, फिर ये नॉन, और ये आएगा डेक, ऑक्ट, नॉन और डेक, 10 को बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया
हाइड्रोजन डबल प्लस 2। एल्केन तो एक कार्बन का भी पॉसिबल है, एक कार्बन का एल्केन होता है मीथेन, पर एक कार्बन वन कार्बन की एल्कीन और एल्काइन नहीं बन सकता, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है। तो तब आएगा ना जब दो कार्बन तो हो एटलीस्ट। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो एल्केन में हाइड्रोजन डबल प्लस 2, एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन का जस्ट डबल, और एल्काइन में डबल माइनस 2। डबल प्लस 2 एक जगह जस्ट डबल और एक जगह डबल माइनस 2। एल्केन में n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एल्काइन और एल्कीन में n ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इन्हें अनसैचुरेटेड बोलते हैं, उन्हें सैचुरेटेड बोलते हैं। ये तो पता ही है अपन को, इसमें क्या बताना है, ठीक है। ओके, एक होता है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होता है? एक रिंग होती है, वो तो साइक्लो वर्ड के लिए यूज में आ गया, और एल्केन मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। अरे एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होता है बेटा। एक होता है साइक्लोएल्केन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एल्कीन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वही CnH2n। ये अगला है साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन का फॉर्मूला एल्काइन वाला होता है, एल्काइन वाला CnH2n-2। मैं भी ये प्रूव कर दूंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो जैसे ये सामने प्रूव रहा इसका, ये मेरे पास में 3 कार्बन की एक एल्केन थी। अब मैंने क्या किया, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। अब क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा बॉन्ड, कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यानी एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन रिमूव करने हुए, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो एक पाई बॉन्ड आएगा। अब मैंने क्या किया, इस फर्स्ट और लास्ट से रिमूव किया, यह आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2, इधर एक वैलेंसी फ्री करी, और इधर आ जाएगा CH2, एक वैलेंसी फ्री करी। अब मैं क्या करूंगा, इधर से बॉन्ड बना लूंगा। तो CH2 CH2 CH2, फर्स्ट और लास्ट से हटाया तो इनके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। आप देखो, एक रिंग बनाने के लिए भी मुझे 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हुए, और एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी मुझे 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हुए। आई क्या बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब चाहे पाई बॉन्ड बनाओ चाहे रिंग बनाओ, एक ही बात है। इसलिए साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला एल्कीन जैसा आ रहा था। अरे एक पाई बॉन्ड बनाओ या एक रिंग बनाओ, एक ही तो बात है। इसलिए साइक्लोएल्कीन का फॉर्मूला एल्काइन जैसा आ रहा था। एल्काइन में क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होते हैं वहां पर एल्काइन में, और इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग। एक रिंग या एक पाई एक ही तो बात है, एक रिंग या एक पाई एक ही तो बात है, बोलो यस और नो, ठीक है। इसका मतलब अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 1 आ गया। 2 हाइड्रोजन, देखो जितने पाई बॉन्ड होंगे ना उतना DU आएगा, जितने पाई बॉन्ड होंगे ना उतना DU आएगा, उतना DU। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन हटेंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हटेगा तो 1 DU, 10 हाइड्रोजन हटेंगे तो 5 DU, 100 हाइड्रोजन हटेंगे तो 50 DU। समझ आई क्या बात है। तो ये रहा, 1 DU मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ 2H, 2 DU मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ 4H। अगर किसी का DU 0 है, अरे DU 0 का मतलब क्या है, वो एल्केन है, एल्केन। क्योंकि DU 0 है मतलब ना तो रिंग है और ना पाई बॉन्ड है। अगर 1 DU है, इसका क्या मतलब है, 1 DU का क्या मतलब है, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। 2 DU का क्या मतलब है,
या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, या 2 रिंग होगी, या 1 रिंग और 1 पाई होगा। अरे समझे क्या भाई? 2 पाई और 2 रिंग, या 1 रिंग प्लस 1 पाई। 1 रिंग 1 पाई के इक्विवेलेंट है, 1 रिंग 1 पाई के इक्विवेलेंट है। अगर DU 4 है, अब इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो चारों पाई हो, या चारों रिंग हो, या 3 पाई 1 रिंग, 2 पाई 2 रिंग, 1 पाई 3 रिंग, इस तरह से। जनरली 4 पाई, जो 4 DU अगर है ना, तो वो बेंजीन रिंग के लिए होता है। क्योंकि बेंजीन रिंग में देखो, एक तो रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई प्लस 1 रिंग हो गए क्या 4? बोलो। तो इसका DU क्या है? इसका DU 4 है। अब DU 4 लाने के लिए पता है कितने हाइड्रोजन हटाने होंगे उसको? अरे बोलो भाई, 8। 4 DU लाने के लिए 8 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे उसको। ठीक है, इस तरह से अपन ये DU फाइंड आउट कर सकते हैं। आप नोट कर लो बेटा, नोट कर लें। बातें नहीं, नोट करें। हाँ, एक ही बात है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हुई ना, तभी DU आया। हाइड्रोजन की कमी हुई, तभी तो रिंग बनी, तभी पाई बॉन्ड बना। तो हमें की पता क्या बोल रहा हूँ? बस अभी आऊँगा आधे घंटे में। नहीं नहीं, बता बता क्या बोल रहा हूँ? बोल। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक 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 है, ठीक मैं करता हूँ। ठीक।
नहीं होता बेटा, साइक्लो एल्काइन नहीं होता। कभी बात करूंगा मैं इस बारे में क्यों नहीं होता। अच्छा, कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कैसे पता करोगे? ये पता करने के लिए गिवन कंपाउंड को कंपेयर कर लो एल्केन से, है ना। तो आप एक पॉइंट लिख लो इसके बाद में। यहां तक नोट हो गया क्या? आप एक पॉइंट लिख लो बेटा। टू फाइंड आउट हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कंपेयर गिवन कंपाउंड with alkane of same carbon atom, of same number of carbon atom, same number of carbon atom। अभी करेंगे अपन कंपेयर, अभी आप एक बार नोट कर लो। हाँ जी बेटा, होता है ना बेटा, क्यों नहीं होता। वैसे फिर अपन कितने लिखें? ये DU4 तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो तो बेंजीन रिंग के लिए था। अरे 3 भी हो सकता है भाई, तो 3 पाई हो जाएंगे, या 3 रिंग हो जाएगी, या 2 पाई 1 रिंग हो जाएगा, या 1 रिंग 2 पाई हो जाएगा। अरे 4 वाला तो इसलिए लिखा है क्योंकि बेंजीन रिंग के पर क्वेश्चन बहुत कॉमनली आते हैं, इसलिए मैंने 4 लिखवा दिया। ऐसे तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। हाँ जी,
अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड DU इन फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ जी, अब पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं इन क्वेश्चंस को। सामने ध्यान दो भाई। देखो C5H8, एक तरीका तो ये है कि आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। तो इसको फॉर्मूले से तो मैंने शुरू में सॉल्व किया ही था। कार्बन+1 प्लस नाइट्रोजन माइनस HX/2। कार्बन कितना है 5, हाइड्रोजन कितना है 8, ये 0, ये 0, तो दिख गया होगा 6 - 4 = 2। अरे दिख गया क्या? 6 - 4 = 2। एक तरीका ये भी है, आप इसको 5 कार्बन के एल्केन से कंपेयर करें। 5 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन कितना होगा? डबल प्लस 2। तो हाइड्रोजन कार्बन का डबल 10 + 2 12। अब डेफिशिएंसी देख लो दोनों में, यहाँ 8 हाइड्रो होने चाहिए, 12 है 8। कितने की डेफिशिएंसी है? 4 हाइड्रोजन की। और 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी मतलब DU कितना? 2। अरे 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी मतलब 1 DU, तो 4 की डेफिशिएंसी मतलब 2 DU। चाहे फॉर्मूले से करें चाहे ऐसे करें, ठीक है। इसके बाद में इस कंपाउंड में DU कैलकुलेट करना है। तो COOH जो होता है वो इस तरह से होता है। साइनाइड जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब आप DU देखो, 1 पाई बेंजीन का कितना होता है? DU 4। बेंजीन में एक तो रिंग होती है और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 4 5 6 7। यहां इसमें कितना आएगा? 1 आएगा, 8। और इसमें कितने DU आएंगे? 2। अरे 2 पाई है ना वहां पर, तो टोटल DU कितना आ जाएगा इसका? 10 आ जाएगा। आई बात समझ? जैसे इन कंपाउंड्स में इसे बोलते हैं फिनोफ्थलीन। वो जो अपन वुलेंस के अंदर जो नेफ्थलीन की बोल्स रखते हैं ना भाई, सॉरी नेफ्थलीन बोलते हैं, नेफ्थलीन बोल्स आती है ना वो, ठीक है। कपूर, हाँ वो कपूर नहीं, कपूर तो कैंपर होता है, वो तो जलने वाला, वो नहीं। अरे वो वुलेंस के अंदर नहीं रखते क्या अपन यार, ताकि खराब ना हो वो, ठीक है। तो नेफ्थलीन, ये एंथ्रासीन, ये फिनेंथ्रासीन। अब कितनी रिंग है? 2 पाई कितने हैं? 5। 5 और 2 7। इधर 3 तो रिंग हो गई, 7 पाई हो गए। रिंग प्लस पाई तो काउंट करना है। अरे क्या काउंट करना है? रिंग प्लस पाई, तो 10 10। आगे बात समझ? नोट कर लो बेटा। दीक्षांत शुरू कर बेटा।
रह गया क्या? हो गया? यहाँ तक नोट हो गया क्या आपका? तो कर लो आराम से। अपन ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हो गया इतना? यस सर। नेक्स्ट लिखो। अब देखो अपने को अगला पॉइंट डिस्कस करना है होमोलोगस सीरीज। क्या डिस्कस करना है? होमोलोगस सीरीज। तो अपन पहले इसका मीनिंग समझते हैं, बाद में नोट करेंगे। अच्छे से समझना होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और दो कंटिन्यूस मेंबर के बीच में कम से कम एक CH2 का, दो कंटिन्यूस मेंबर के बीच में एक CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 क्या मतलब है सर आपका? मेरे कहने का मतलब है जैसे ये एल्केन है, दो कार्बन की एल्केन। अब अगर आपको इसका अगला एल्केन बनाना है तो आप इसमें क्या करो? CH2 ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। फिर अगर इसका अगला मेंबर बनाना है तो फिर इसमें CH2 ऐड कर दो। तो ये CH3 CH2 CH2 CH3। हालांकि अपन आगे थोड़े से प्रैक्टिस के बाद में इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि रिमेनिंग बैलेंस से तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर ही देगा। समझ आ रही है बात आपको? जैसे मेरे पास है HCOOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट मेंबर है। इसका सेकंड मेंबर बनाने के लिए अपन क्या ऐड करना है अपन को? CH2। तो एक H तो दिख ही रहा है, उसमें CH2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ? तो जो होमोलोगस सीरीज होता है ना बेटा, इनमें सेम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, केमिकल रिएक्शन या जनरल फॉर्मूला। डिफरेंस किस चीज का होता है? मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और एटलीस्ट 1 CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 1 CH2 का। दो कंटिन्यूस होंगे तो एक CH2 का ही होगा, पर जरूरी नहीं है ना दो मेंबर कंटिन्यूस हो। अरे समझ रहे हो? इसलिए ज्यादा CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पर। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट पर। बेसिकली वो डिपेंड करती है वंडरवाल फोर्स पर, और वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। तो फिर एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो यहां पर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 का। कार्बन का होता है 12 और H2 मतलब दो हाइड्रोजन, तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो 14 का डिफरेंस होगा कम से कम। अब मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है तो फिजिकल प्रॉपर्टी का भी डिफरेंस है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पर, और फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर? सेम रहेगा। अरे समझ रहे हो क्या? फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, सेम, इसलिए केमिकल रिएक्शन सेम है। तो ये देखो ये रहा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग सेम functional group and same general formula
but having difference at least one CH2 group between two members, ठीक है, और having difference in molecular weight 14 are known as homologous series. आगे बात समझ, आप ये डेफिनेशन नोट कर लो बेटा, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या होमोलोगस सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज. अब आप ये नंबर ऑफ कार्बन एटम नोट कर लें, 1 2 3 4 अप टू 10, इनको क्या बोलते हैं वो देख लें.
नॉन NON 9 का NON। करण क्यों नहीं आया? करण बताया था अरे हाँ, करण कुमावत। जैसे CH4 एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, CH2 ऐड करेंगे सेकंड मेंबर आ जाएगा, फिर CH2 ऐड करोगे थर्ड मेंबर आ जाएगा, इस तरह से, है ना? तो ये नोट कर लो बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये एल्केन वाला नोट कर लिया क्या आपने? फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तभी होमोलॉग होंगे। एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, एक कार्बन का एल्केन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन। ऐसा तो पता नहीं तुम्हें आइडिया है क्या अल्काफल का, है ना? 10th में था ना ये, बोर्ड में लिख के तो आए हैं फिर। चलो अब सुनो, अब सामने ध्यान दो। जैसे इधर एल्केन है तो मैंने इधर एल्केन का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है? फिर एल्केन में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कम से कम एक तो होगा, एक से शुरू हो जाएगा एल्केन में। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अरे सही बात है ना भाई? तो इनके फॉर्मूले तो पता ही है अपन को। एन की वैल्यू 1 पुट कर दो तो फर्स्ट मेंबर, 2 पुट कर दो सेकंड मेंबर, यहां 2 पुट कर दोगे फर्स्ट मेंबर, 3 पुट कर दोगे सेकंड, 2 पुट कर दोगे फर्स्ट, 3 पुट कर दोगे सेकंड। छोड़ो इनको तो, अगला देखते हैं अपन। एल्कीनाइन, एल्कीन आइन। अब यार एल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्कीन का मतलब एक पाई बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब क्या होता है? 2 पाई बॉन्ड। तो इसमें इन भी है और आइन भी है। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड तो एल्कीन वाला और 2 पाई बॉन्ड एल्काइन वाले। सही बात है ना? तो टोटल कितने पाई बॉन्ड आ गए? 3 पाई बॉन्ड आ गए। ओके, अब एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ते हैं? 2। तो 3 पाई बॉन्ड लगाने के लिए कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे? 6। तो देखो मैंने एल्केन के फॉर्मूले में से 6 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। अरे समझे क्या? एल्केन के फॉर्मूले में से 6 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए क्योंकि DU3 आ चुका है वहां पर। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर मैंने बनाने की कोशिश की कि कैसे उसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो मैंने यहां बनाने की कोशिश की, तो ये C डबल बॉन्ड बना दिया पहला, और फिर लगे हाथ यहीं पर ट्रिपल बना दिया। नहीं नहीं, अरे ये क्या कर दिया? बीच वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत, ये नहीं हो सकता। कह दो ये नहीं हो सकता, ठीक है? फिर यहां आ जाए अगला कार्बन, फिर इस पे लगा सकते हो आप ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब एल्कीनाइन बनाने के लिए कम से कम आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। अब N की वैल्यू 4 पुट करोगे तो फर्स्ट मेंबर,
5 पुट करोगे तो सेकंड मेंबर। समझ गए? आप ये नोट कर लो बस यहां तक फटाफट, बाकी छोड़ दो। ये एल्केन एल्किन एल्काइन तो पहले नोट कर चुके हो आप, ये चाहो तो ये भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता ही है ना आपको इनके बारे में, तो आप तो सीधा फोर्थ भी लिख सकते हो, हेडिंग तो लिख लो ना, वो कंपाउंड जनरल फॉर्मूला, फर्स्ट होमोलॉग, सेकंड होमोलॉग। फर्स्ट होमोलॉग का मतलब फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड मेंबर, फिर थर्ड मेंबर। तो ठीक है, काफी आज के लिए इतना। ओके।